हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है हमारी मई 2023 का जो विजन आईएएस की मैगजीन है वो आ चुकी है और जिसका है आज फर्स्ट पार्ट जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ को। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि अभी न्यूज़ में रहे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो अभी बहुत चर्चा में रहा वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। हम सबको पता है कि क्या हुआ था कि एक 1991 में एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं क्या, GNCTD एक्ट 1991। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, उस एक्ट में ही कुछ बदलाव लेकर आने के लिए एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया है। ऑर्डिनेंस का नाम क्या है? ऑर्डिनेंस का नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। भाई क्यों है चर्चा में? तो वही बात है कि हमारा जो ये ऑर्डिनेंस है ये क्या करने वाला है, ये अमेंड करेगा GNCTD एक्ट 1991 को। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या करने वाला है, तो नलिफाई करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो रिसेंटली एक डिसीजन आया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर देने के लिए क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना उसको पावर्स दे दो। भाई अभी तक हम पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं या फिर जो भी पॉलिटी की हम बुक पढ़ लें, सब में लिखा होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन 3 चीज़ों पर पावर दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं है। वो 3 चीज़ें हम सबको याद हैं क्या, कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर दिल्ली गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है। इसमें रोल में आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को नलिफाई करने के लिए क्या कहा गया है, अभी ऑर्डिनेंस पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये जो 3 चीज़ें ये किसके लिए छोड़ रखी हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी रूल कर रही है वो उसको नहीं करना है। ये 3 चीज़ें हैं, ये भी किसके अंडर कर दो, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कर दो। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट की नकार दिया गया है इस ऑर्डिनेंस में। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस लेकर आए। समझ में आया मुद्दा? हाँ, समझ में आया। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस है, इसके की हाइलाइट्स क्या हैं? की हाइलाइट्स की बात करें तो पावर जो है इन सर्विसेज पे लेजिस्लेट करने की पावर किसके पास में है? ठीक है, ये जो सर्विसेज है, 3 सर्विसेज कौन कौन सी, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इन तीनों मैटर्स पर कौन अपने लॉ बनाएगा? ठीक है, इसकी पावर किसके पास में? तो ऑर्डिनेंस स्पेसिफाई करता है कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कितना भी कह दिया हो कि इन 3 मैटर जो है इन पर पावर अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट की हो जाएगी, बट ये नलिफाई कर दिया गया है इस ऑर्डिनेंस में। इन्होंने कहा जैसा पहला चल रहा था पहले जैसा ही रहेगा। अभी क्या है, इन पर जो पावर है वो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, वो इन पर कोई भी लॉ नहीं बना सकते। जो सर्विसेज हैं जिसमें मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, विजिलेंस के, वो उन पर भी पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसा बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की। तो इसने क्या किया है, ये एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बना रहा है जो कि रिकमेंडेशन देगा किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। हमें पता है ना दिल्ली में कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राइट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशन देने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी है रिकमेंडेशन देगी, किसको देगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। बट किस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन देगी, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर ये बॉडी जो है रिकमेंडेशन देने वाली है हमारी दिल्ली के LG को? तो ये रिकमेंडेशन देगी ट्रांसफ़र पर, पोस्टिंग पर, विजिलेंस पर, या फिर जो दूसरे इंसिडेंशियल मैटर्स होंगे उन सब पर रिकमेंडेशन दिया जाएगा। अब ये बॉडी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कौन कौन होगा? तो इसमें दिल्ली के CM होंगे। ठीक है, जो कि इस अथॉरिटी के कौन होंगे, इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे होम डिपार्टमेंट के। जितने भी मैटर्स हैं जो कि डिसाइड किए जाएंगे इस अथॉरिटी के द्वारा, वो कैसे डिसाइड होंगे कि जितने भी मेंबर्स इस अथॉरिटी के वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनकी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है उस मैटर में, क्या मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं, जितने वोटिंग होगी उसमें जो मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ के लिए वोट करेंगे
वही चीज़ जो है डिसाइड हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी हैं इसको अपॉइंट कौन करेगा, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। अच्छा, पावर्स क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपनी सोल डिस्क्रिशन पर काम करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर और ज़्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, अब उनके पास में पावर है कि वो अप्रूव करेंगे इस अथॉरिटी की रिकमेंडेशन को या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी है कि जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं इस अथॉरिटी के द्वारा, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी बनाई गई है, वही ये तो रिकमेंडेशन देगी। अभी जो रिकमेंडेशंस देगी ना उसको मानना या ना मानना लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। वो चाहे तो उस रिकमेंडेशन को मान ले और चाहे तो उनको रिकंसीडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, अगर अथॉरिटी और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है किसी बात को लेकर वर्सेस में, मतलब क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और बात कह रहे हैं और ये अथॉरिटी कुछ और बात कह रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और भी ज़्यादा पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, इसको भी हम जानते हैं। तो जो ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ जो बनाया गया है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें लेजिस्लेचर का अप्रूवल नहीं लिया गया है। देखो, हमें पता है ना कि लॉ कैसे बनता है। लॉ बनता है कि भाई लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जाएगा, दूसरा हाउस है उसको पास करेगा, दोनों हाउस में पास होने के बाद में जाएगा, प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलेगा और फिर जाकर कहीं वो लॉ बनेगा। राइट, ऐसा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा ये रोल में आते ही नहीं भाई, ये रोल में नहीं आ रहे हैं। इनको हटाया साइड में और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना कोई लॉ बना दिया, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और सेम हम गवर्नर के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी पावर कैसे दे दी, किसने दे दी ये पावर कि भाई जब राज्यसभा हमारे पास में है, लोकसभा हमारे पास में, पूरा पार्लियामेंट है हमारे पास में जहाँ पर लॉ बनने चाहिए, हमने कहा कि लॉ बनेंगे पार्लियामेंट बनाएगा, तो एकदम से ये पावर क्यों दे दी प्रेसिडेंट को? क्या ज़रूरत थी इसकी और कहाँ से ये पावर आई है, चलो जानते हैं। तो ये पावर जो है ना ये बहुत पहले से दी गई है। पावर जब से दे दी गई है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था उससे पहले ये पावर आई थी। सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी दिया गया इस पावर को और 1935 में भी ये पावर दे दी गई। और हमें तो पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। और यहाँ पर ये पावर थी तो वहीं से उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पावर आ गई। अच्छा, अभी यहाँ पर है ये पावर कहाँ से मिलती है? अभी अगर हम बात करें आज़ादी के बाद में तो ये आर्टिकल 123 जिसको हम बोलते हैं 123, ये आर्टिकल 123 जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को। अगर जैसे पार्लियामेंट रिसेस में है, जैसे हम देखते हैं ना कि पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, राइट, कौन कौन से सेशंस होते हैं बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। WMO, राइट, ऐसा ही कुछ होता है, राइट, जिससे हम इस ट्रिक से याद करते हैं कि कौन कौन से सेशंस होते हैं। बजटरी होता है, विंटर होता है, समर होता है, राइट। तो इस तरीके से ही अब यहाँ पर बात अगर हम करें कि जो हमारा ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की कब काम आती है, जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं होता है। BMW से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बजटरी, जब बजटरी सेशन होता है तब हमारा आता है बजट, राइट। फिर मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, तो इन तीनों सेशन के टाइम पर ही लॉज बनते हैं, बहुत सारे लॉज आते हैं। लेकिन क्या करा जाएगा जब ये सेशंस नहीं चल रहे होंगे? क्या उस टाइम पर कोई लॉ नहीं आ सकता? कोई इमरजेंसी आ गई तो हम ये इंतजार करेंगे कि भाई अभी तो मानसून आया ही नहीं, मानसून सेशन नहीं आया है तो अभी हम कोई लॉ नहीं बना सकते? क्या ऐसे काम होगा हमारी इंडिया का? नहीं। तो जब ऐसा टाइम होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब अगर कोई इमरजेंसी में लॉ बनाना हो तो हमारा प्रेसिडेंट जो है, हमारे प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ करते हैं। और सेम गवर्नर के केस में भी होता है और इसमें उनको पावर दी जाती है आर्टिकल 213 से, यानी कि 213 आर्टिकल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का।
अभी जो प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस होते हैं उनका सेम फोर्स और एक्शन होता है, जैसे कि लॉ ने कोई एक्ट बनाया वैसा ही। देखो जैसे लॉ से हम देखते हैं पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो जो पार्लियामेंट का एक्ट है जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका जो भी हम देखते हैं इफेक्ट होता है, वही सेम इफेक्ट होगा इस ऑर्डिनेंस का भी। फ़र्क बस इतना है, ये ऑर्डिनेंस टेम्पररी नेचर के होते हैं। जब तक कि नया सेशन जो है हमारा पार्लियामेंट का स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये रहते हैं। पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद में 6 वीक्स तक ये जो ऑर्डिनेंस है ये रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही 6 वीक निकल गया और ये ऑर्डिनेंस जो इनको अप्रूवल नहीं मिला बोथ हाउसेस से, तब ये जो है ये लैप्स हो जाते हैं। ऑर्डिनेंस जो है लैप्स पहले भी हो सकते हैं। अब मान लो पता चला कि प्रेसिडेंट ने जिस चीज़ के लिए लॉ बनाया था वो काम पूरा हो गया, प्रेसिडेंट ने कहा अब ये लॉ हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। वो पार्लियामेंट के सेशन मिले ना मिले उससे पहले वो ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोनों हाउस ने उसको डिसअप्रूव कर दिया तब भी ये जो ऑर्डिनेंस ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो ऑर्डिनेंसेस है ना, किस मुद्दे पर ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो याद बस इतना ज़रूर रखो कि ऑर्डिनेंसेस उन्हीं मुद्दों पर आएंगे जिन मुद्दों पर पार्लियामेंट के पास में पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। तो जिन चीज़ों पर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं उन्हीं सारे मैटर्स पर ऑर्डिनेंसेस हमारे प्रेसिडेंट ला सकते हैं। लेकिन गवर्नर जो है ना वो ये ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, वो प्रेसिडेंट से पूछ कर लेकर आएंगे। 3 अपने केसेस हैं उन केसेस में, ठीक है। तो 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर ऑर्डिनेंस लाना है गवर्नर को तो उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पहला क्या है, ऐसे बिल जो कि जिनको प्रेसिडेंट की पहले से अप्रूवल लगती है, तो अब गवर्नर अगर लेकर आ रहे हैं तब भी उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरे ऐसे बिल जिनमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन ज़रूरी है, ठीक है, तो उनको भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही लाया जाएगा। और फिर या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का जिसमें वो सारे प्रोविज़न हैं जो कि इनवैलिड हो जाएंगे अगर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, तो वो सारे ऑर्डिनेंसेस भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही लाए जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसको भी हम देखते हैं। तो ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसने कह दिया कि जो दिल्ली सरकार है अब उसके पास में पावर मिल जाएगी उसको पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर लॉ बनाने की। तो कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का केस है, चलो जानते हैं। तो आर्टिकल 239AA, ठीक है, इसको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रूलिंग सुनाई अपनी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी दिल्ली की, उनके पास में लॉ बनाने की और उस लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर भी होनी चाहिए सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, जो कि एंट्री 41 में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाउंड होंगे कि उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे एडवाइस लेनी होगी, उनकी एड पर ही सारे काम किए जाएंगे। ऐसा आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ठीक है। और जिसको ही अभी क्या करा है उसको रिफ्यूज़ करने के लिए ऑर्डिनेंस आया है। चलो ये चीज़ तो समझ आई। अब आर्टिकल 239AA इसको साइड करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये रूलिंग सुनाई थी। तो कौन सा आर्टिकल है ये, चलो जानते हैं। तो आर्टिकल 239AA है, इसको इंसर्ट किया गया है 69th अमेंडमेंट से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, अमेंडमेंट है 69th अमेंडमेंट, जिससे ये जो आर्टिकल है ये डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जिससे क्या हुआ, इस आर्टिकल से हुआ ये कि ये जो दिल्ली है हमारी, इसको स्पेशल स्टेटस मिल गया और इसको रिकमेंड किया गया था एस बालाकृष्णन कमेटी के द्वारा। अब ये जो स्पेशल स्टेटस है किस चीज़ को लेकर है, चलो जानते हैं। तो जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ये प्रोविज़न इस आर्टिकल के अंडर दे दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे के सारे मैटर्स पर लॉ बनाएगी जो कि स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के हैं। लेकिन बस 3 मैटर ऐसे हैं जिस पर जो हमारी सरकार है दिल्ली की वो लॉ नहीं बना सकती। वो मैटर्स कौन से थे, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। अगर ओपिनियन जो है डिफरेंट होता है मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मैटर को कहाँ लेकर जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएंगे। ये इस आर्टिकल में बताया गया। अब ऑर्डिनेंस रिलेटेड क्या है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इनको भी देखते हैं। तो एक केस है RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है,
ही, ठीक है। कि अब उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत इमीडिएट एक्शन हमको चाहिए था, इसीलिए हम लॉ लेकर आए, कि ये बहुत इमीडिएटली हमें चाहिए था कि कोई लॉ हो, लॉ नहीं था इसीलिए, और सैम्पल पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं था, लॉ बनाना ज़रूरी था इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेके आए। तो हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि क्या सच में ऐसा था कि बहुत ही अर्जेंटली हमको कोई लॉ चाहिए था जो नहीं था, ठीक है। तो ये चैलेंज हो सकता है, इस केस में बताया गया। नेक्स्ट केस है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है एग्जीक्यूटिव की कि ऑर्डिनेंस को लेकर आना है, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही यूज़ होंगे। ऐसे नहीं कि जब मर्जी हो तब आप कोई ऑर्डिनेंस ले आए, कोई एक्सेप्शनल केस होगा तभी ये यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है कृष्णा कुमारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है आर्टिकल 123 के अंडर और गवर्नर का जो सेटिस्फेक्शन है आर्टिकल 213 के अंडर, वो जो है जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता। हम वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस इससे रिलेटेड हो गए। अब इश्यूज़ क्या होते हैं? ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई है, ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्डिनेंस आते रहते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ है, चलो जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की पावर दे दी गई है तो इसका ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है बल्कि मिस यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है। जहाँ पर नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस वहाँ पर भी ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। इमरजेंसी में लॉ लेकर आना, इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें लॉ लेकर आना तब ये ऑर्डिनेंस थे, लेकिन ये ओवर यूज़ हो रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो चली जाती है यहाँ पर। जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि भाई लॉ मेकिंग बॉडी अलग होगी, एग्जीक्यूशन वाली अलग होगी। अब हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? लॉ मेकिंग पावर का यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस वो ले आ रहे हैं, मतलब कि लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव यूज़ करने लगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लैरिटी। अब इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होगी, कब हम बोलेंगे कि भाई बहुत अर्जेंट नीड थी, तो किस क्राइटेरिया पर हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, तो ये चीज़ कैसे बोलेंगे ये डिसाइडेड नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है ये बाईपास कर देते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को, और इससे क्या होता है कि हमारे जो लॉ है वो अकाउंटेबल ही नहीं है, पार्लियामेंट का फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये दोनों ही सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े का, एक कंटेंशन का क्या बनता है, एक वजह बन जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो चर्चा में है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023, ठीक है। नया एक्ट है, नाम है मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। क्यों है चर्चा में भाई? तो चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, एक मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लेकर आए हैं, तैयार किया है, जो कि रिप्लेस करेगा बहुत ही पुराना एक एक्ट है, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। उस टाइम का इतना पुराना जो एक्ट है इसको रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा हमारा नया नया बना हुआ एक एक्ट, ठीक है। अब जो पुराना एक्ट है पहले उसके बारे में जानते हैं कि भैया किसको रिप्लेस करने वाले हैं, पहले ये तो जाने। तो प्रिजन्स एक्ट 1894 जो है ये पहला लॉ था जो कि प्रिजन्स के मैनेजमेंट को लेकर, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आया था, ठीक है, उससे ये रिलेटेड था। तो अगर मान लो प्रिजन है, प्रिजन को मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका कैसे करेंगे, तो हम कौन से लॉ को रेफर करते थे, जो एक्ट था प्रिजन्स एक्ट 1894, पहला लॉ था ये एक्ट है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये एक्ट कहाँ से आया है, तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी के द्वारा। ये कमिटी को 1836 में लॉर्ड मैकुले ने अपॉइंट किया था। तो मैकुले जो हैं उन्होंने 1836 में कमिटी बनाई, कमिटी का नाम था प्रिजन्स डिसिप्लिन कमिटी, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्या हुआ, ये एक्ट आया था। अब बात करते हैं कि प्रिजन को इस एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है। तो प्रिजन को इस एक्ट में बताया गया कि कोई भी जेल या फिर ऐसा प्लेस जो परमानेंटली या टेम्पररी हम यूज़ कर रहे हैं प्रिजनर्स को रिटेन करने के लिए, उनको रखने के लिए, प्रिजन्स को कैद करने के लिए हम कोई अगर जेल या फिर जगह यूज़ कर रहे हैं, परमानेंटली हो या टेम्पररी हो, उसको हम प्रिजन बोलेंगे। इसमें पुलिस कस्टडी और सब्सिडारी जेल्स को नहीं लिया गया कंसिडरेशन में। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जो पुराना वाला एक्ट है उसमें पुलिस कस्टडी और सब्सिडारी जेल्स जो है वो प्रिजन में नहीं आती हैं। इसे प्रोविजंस ये भी दिए गए हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाएगा और विजिट कैसे कौन करेगा उनको, ये भी इसमें बातचीत करी
गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने देखा कि ये एक्ट तो बहुत पुराना है और इस एक्ट में बहुत सारी कमी भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि इस एक्ट में अब जो कमी है उनको सुधारो। ठीक है, इसने जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कहा कि क्या करना है, ये जो लॉज हैं इनको रिव्यू करो और फिर मॉडल एक्ट 2023 में नया ड्राफ्ट बनाओ। इसमें एक नया ड्राफ्ट बनाओ जिसको हम बोलेंगे मॉडल एक्ट 2023, और उसमें जितने भी जो हमने देखा कि कमियां हैं उनको सुधार कर नए सजेशंस को ऐड करो, नए प्रोविजंस ऐड करो। अब बात की जाए कि ये एक्ट जो है ना अच्छा खासा एक्ट था, एक पुराना एक्ट था, तो हमें ये नया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या नीड थी कि हम नया एक्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहला है कि कॉलोनियल हैंगओवर। इंडिया जो है ना इसका सिस्टम है कि यहाँ पर बहुत एब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ने सेट किया था। ठीक है, और वो क्यों किया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद करने के लिए। तो एक्ट ने कहा था कि विपिंग है उसको भी परमिट कर दिया गया। मतलब क्या है कि जो स्ट्रिप्स हैं वो 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और मेल प्रिजनर्स पर ही विप किया जाएगा। मतलब वो होता है ना कोड़े बरसाते हैं, ऐसा जो होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो विप जिसको बोलते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, वो उसमें लास्ट में एक लेदर बेल्ट जैसा होता है उससे पीटना। तो इसमें बोला गया कि अगर प्रिजनर है उसको हम इस चीज़ से भी पीट सकते हैं, राइट। तो ये होता है विपिंग। तो इसमें कहा कि 30 स्ट्रिप्स नहीं होनी, 30 स्ट्रिप्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस विप में। तो ये उस टाइम की माइंडसेट थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही क्रूअल हो रहे थे हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर, और वो इस तरीके के अटैम्प्ट करते थे, इस तरीके की सज़ा लोगों को देते थे। तो वो चीज़ तो भैया उस टाइम पर प्रिजनर्स जो थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उन पर अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, राइट। लेकिन ये जो भी अब प्रिजनर्स हैं ये तो हमारे खुद के सिटीजन है ना, इन पर हम इतना अत्याचार क्यों करें। तो कॉलोनियल जो हैंगओवर उसको उतारना ज़रूरी है। वो ब्रिटिशर टाइम का जो लॉ है ये हमारे इंडियंस के लिए नहीं है, हमारे सिटीजन्स के लिए नहीं है, राइट। तो ऐसे ऐसे जो इसमें प्रोविजंस है ये तो अब सूटेबल नहीं है, तो बहुत इनह्यूमन है, तो इनको हटाना ज़रूरी था। नेक्स्ट है कि प्रिजनर्स को हम रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते थे। प्रिजनर एक्ट जो 1894 है ये फोकस करता था कि क्रिमिनल जो है उनको कस्टडी में रखना है, उन पर डिसिप्लिन बना के रखना है। ठीक है, ऑर्डर्स जो है वो प्रिजन में रहने चाहिए, प्रिजन में ऑर्डर डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं था कि जो भाई प्रिजनर्स हैं उसमें रिफॉर्मेशन भी तो हो सकता है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो उस टाइम का एक्ट है, पुराना एक्ट, वो चाहता था कि प्रिजनर्स जो हैं वो बहुत ही रूल में बंधे रहें, डिसिप्लिन में रहें, ऑर्डर में रहें और वो कस्टडी में रहें। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई जो लोग जब भाई उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, चलो हो गई, गलती हो गई, उसको एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि अब जो प्रिजनर्स हैं उनको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। तो प्रिजनर्स जो हैं उनको हम रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। फिर क्या है कि जो प्रिजनर्स हैं भाई, भले उन्होंने कोई क्राइम किया है जिसकी उनको सज़ा मिली है और प्रिजन में रह रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो ह्यूमन नहीं है। ऑब्वियसली वो ह्यूमन है, एक लिविंग बीइंग है, तो उनको भी सही से जीने का हक है ना, कि उनको भी बेटर लिविंग का हक है, राइट। तो उनके पास है फंडामेंटल राइट्स, उनके पास में भी अभी भी कुछ हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सारी फंडामेंटल राइट गायब हो गए हैं उनके। तो इसीलिए जेल्स को हमें मॉडर्न बनाना है, टेक्नोलॉजिकली अडाप्ट करना है, सिक्योरिटी भी रखनी है और साथ ही साथ में उसमें बेटर लिविंग रखनी है प्रिजनर्स की। ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनको कोई बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली। सब कुछ उनको मिलना चाहिए, जिससे कि जब वो उनका जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए तो जब सोसाइटी में वो जाएं तो उसमें क्या रहे कि उसमें वो एब्जॉर्ब हो पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट है किलिंग और वायलेंस। हम देखते हैं प्रिजन्स में बहुत होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि गैंग वायलेंस हो गया प्रिजन में, ठीक, किलिंग्स हो गई हैं। अभी देखा रिसेंटली बात करें तो 33 ईयर ओल्ड इनमेट जो है उसको क्या करा गया, उसको मार दिया गया, क्योंकि तिहाड़ जेल में उनके एक राइवल गैंग ने उनको मार दिया। ठीक है, तो ऐसे भी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अच्छा, प्रिजन्स में और इश्यूज़ कौन कौन से हैं, तो अंडर ट्रायल बहुत हैं। ठीक है, अंडर ट्रायल बहुत है, ऐसे लोग बहुत रह रहे हैं जिनका भी केस चल रहा है और वो लोग जो हैं अभी गुनहगार साबित नहीं हुए हैं, बट अभी वो जेल में रह रहे हैं, अभी केस चल ही रहा है, ऐसे लोग बहुत हैं। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट ने बताया कि जितने भी लोग जेल में रह रहे हैं ना, उसमें 77% ऐसे लोग हैं जो अभी तक गुनहगार साबित तो नहीं हुए, उनका केस चल रहा है। ठीक है, अभी ट्रायल उनका चल ही रहा है। अच्छा,
हाई ऑक्यूपेंसी रेट है। अभी जो एनसीआरबी की 2021 की स्टैटिस्टिक्स है उसमें बताया गया है कि टोटल 5,54,034 लोग जो हैं वो जेल में रह रहे हैं अलग अलग जगह में इंडिया की। और कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी सिर्फ 4,25,609 लोगों की है। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं एक्स्ट्रा रह रहे हैं जेल में, रहने की जगह नहीं है और फिर भी रह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है। फिर बेल नहीं मिल पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। प्रिजन के ऑफिशियल्स ही बहुत कम है, वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जितने ऑफिशियल्स होने चाहिए तो उतने सारे ऑफिशियल्स भी नहीं हैं। और अननेचुरल डेथ बहुत होती हैं प्रिजन्स में। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 185 लोग ऐसे थे जो अननेचुरल डेथ जो उनकी हो गई। ठीक है, जिसमें से 150 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। इतनी बुरी कंडीशन वहाँ की है रहने की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 150 लोग वहाँ पर सुसाइड से मर गए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है प्रिजन के बारे में? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें तो उसमें प्रिजन और पर्सन जो उसमें रह रहे हैं ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रिजन कौन सी लिस्ट में आ रहा है? स्टेट लिस्ट में आ रहा है। इसका मतलब कि प्रिजन को मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि स्टेट लिस्ट में आ रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए जो मॉडल एक्ट है ये सिर्फ गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। अब इसको मानना या ना मानना स्टेट के ऊपर रहता है। अच्छा, अब ये हमारा जो नया एक्ट आया है मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023, इसमें क्या क्या प्रपोजल्स लाए गए हैं जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि गुड कंडक्ट को एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, परोल दे दिया जाएगा, फरलो और रिमिशंस दिया जाएगा प्रिजनर्स को अगर उनका गुड कंडक्ट रहता है। परोल, फरलो और बेल क्या होता है चलो जानते हैं। परोल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंडीशनल रिलीज कर दिया जाता है प्रिजनर को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी सेंटेंस को सस्पेंस कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। मान लो क्या कि अब किसी पर्सन को 10 साल की जेल हुई है। अब उसका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था और अच्छे से वो उसका बिहेवियर अच्छा रहा, तो हमने क्या किया, परोल दे दी उनको। यानी कुछ कंडीशंस लगा दी कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये वो, इतना सारा कंडीशन लगाने के बाद में इनको हमने क्या किया, 5 साल बाद में इनको रिलीज़ कर दिया। तो ये होता है परोल। ठीक है, अब नेक्स्ट है फरलो। फरलो क्या होता है? फरलो ऐसे केसेस में दिया जाता है जिसमें लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट होती है। किसी को 25 साल की जेल हो गई तो ये बहुत लंबा समय की जेल है, तो ऐसे केसेस में फरलो दिया जाता है। ये जो पीरियड है फरलो का ये ग्रांट किया जाता है कैसे? अगर जो भी पीरियड फरलो में दिया जाता है उसको हम रिमिशन बोलते हैं। ठीक है, फरलो जो दे दिया, मान लो 25 साल की कोई जेल किसी को हुई, उसको 10 साल बाद रिलीज़ कर दिया, तो मतलब 15 साल की जो उसकी सज़ा है उसको हमने क्या करा, रिमिट कर दिया है। बेल का मतलब क्या है कि प्रिजन से रिलीज़ होते हैं लोग, तो हम बोलते हैं जमानत, तो वो जमानत होती है बेल। ठीक है, अब रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन भी करना है। अब प्रिजनर्स हैं उनके टूवर्ड्स हमको क्या करना है, एटीट्यूड अपना चेंज करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना है। भाई किसी ने चलो कोई चोरी की थी, सपोज करो किसी ने चोरी की थी, अब चोरी करने के बाद में उसको जेल हो गई, जेल में है वो, अगर अब वो जेल में है, उसको 2 साल की जेल हो गई, वो जेल में, जेल काटने के बाद में वापस आएगा वो, तो उसको क्या होगा, पहले भी चोर था, क्योंकि अब पहले वो चोर क्यों था, क्योंकि उसको कुछ और टेक्निक, कुछ स्किल उसके पास में थी नहीं, उसको पैसा कमाना नहीं आता था, उसको मेहनत करनी नहीं आ रही, उसके पास में कुछ लिविंग का सोर्सेज नहीं थे, इसीलिए उसने चोरी करनी शुरू की थी। अब वो पकड़ा गया, जेल काट के 2 साल बाद, अब भी रहेगा तो सेम ना, और फिर से वो क्या करेगा, चोरी ही करेगा, क्योंकि पहले भी उसको यही करना आता था, उसको कुछ और करना आता ही नहीं। तो क्यों ना ऐसा हम कर दें कि जो चोर है, जिसने चोरी की और जेल में है, वो जेल में 2 साल के लिए है ना, तो उस 2 साल में उसको हम पैसा कमाना सिखा दें, उसको कुछ स्किल सिखा दें, उसको हम कोई ऐसी टेक्निक सिखा दें जिससे कि वो अपना लिविंग को अर्न करना सीख जाए। उसको हम कोई इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं, मैकेनिक बना सकते हैं, प्लम्बर बना सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट। अब वो जब जेल से रिलीज होगा तो उसको पता है कि अरे मुझे तो भैया कपड़े सिलने आते हैं, मैं तो टेलर बन गया हूँ। अब वो क्या करेगा, वो चोरी क्यों करेगा, उसको टेलर बन गया है, वो उसको कपड़े सिलने आ गए तो वो एक शॉप खोलेगा और टेलर बन जाएगा, तो इससे वो ईमानदारी से अपनी लिविंग अर्न कर सकता है। तो ये एक सिस्टम भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है सेफ्टी और सिक्योरिटी को और बेटर करना है। बीमन जो है ना, उनको अलग से हम
एक जेल प्रोवाइड करें जहाँ पर वीमेन रहें, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए हम क्या करें, अलग से रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। हाई सिक्योरिटी जेल्स भी बनानी होंगी। दूसरे मेजर्स की अगर हम बात करें तो प्रोविज़न है ओपन और सेमी ओपन जेल्स के लिए भी, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है प्रिजनर्स के लिए अलाउ की गई है, ठीक है। कोर्ट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। अब सजेशंस क्या हैं? सजेशंस अब जो है प्रिजन्स में हम क्या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, तो 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्या क्या कि पहला, कोई पर्सन जो प्रिजन में है, ठीक है, वो एक नॉन पर्सन नहीं बन जाता है। कोई इंसान है जो कि बाहर इंसान है, अब जेल में पहुंच गया तो आप ये नहीं कह सकते कि जेल में तो वो इंसान नहीं रहा। भाई है तो वो तब भी इंसान है, भले उसने कोई क्राइम कर दिया, उसने कुछ क्राइम किया है माना हमने, लेकिन अभी भी वो इंसान ही है, उसको इंसान के तरीके से ही ट्रीट करो। सेकंड है कि कोई पर्सन जो जेल में है उसको सारे ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन होनी चाहिए बस जेल की। अब ऐसा नहीं कि उसको आप बोलोगे कि नहीं आज से तुम जेल में हो तो अब तुम आज से खाना खाना बंद कर दोगे, ऐसा कैसे होगा ना। इंसान है, उसको भूख तो लगेगी ना, भले क्राइम कर दिया उसने बट भूख तो लगेगी, उसको खाना तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो सारे ह्यूमन राइट उसको मिलने चाहिए। थर्ड है कि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप ऑलरेडी जो पर्सन जो है एग्रीगेट कर दे सफरिंग को, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो जेल में है, ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, तो उसकी सफरिंग बढ़ा दें हम, कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी सफरिंग बढ़ जाए, तो ये हम बोले कि ये चीज़ हमारी सही है, तो ये चीज़ सही कभी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट सजेशन है कि जो बेल प्रोविज़न है वो हमें और इजी करने पड़ेंगे। बेल प्रोविजंस इजी इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि देखो हमें पता है कि बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग 20-20 साल की जेल काट आते हैं और उसके बाद में जब 20 साल बाद उनका केस फाइनल होता है तो पता चलता है नहीं भैया वो क्राइम तो उन्होंने किया ही नहीं था, वो तो इनोसेंट है, राइट। तो मतलब अब इनोसेंट कह दिया आपने तो क्या हो गया, पर्सन जो है उसे तो 20 साल जेल में काट ही दिए, ज़िंदगी तो उसकी जेल में गुजर गई। अब अगर आप बोल रहे हो कि नहीं आपने तो कोई अपराध नहीं किया था, तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो ही गई ना। तो इसीलिए क्या है कि बेल के प्रोविज़न ईजी होने चाहिए, अंडर ट्रायल जो है वो थोड़े कम रहें तभी सही है, क्योंकि जेल में हमें पता है कि जगह नहीं है, 5 लाख लोग घुसे पड़े हैं ऐसी जगह पर जहाँ 4 लाख लोगों की जगह है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा कहाँ जा रहे हैं वो, राइट। नेक्स्ट है बेल केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहिए। एक कमेटी है मुल्ला कमेटी, ठीक है, 1980 में ये कमेटी बनाई गई है जेल रिफॉर्म्स को लेकर। तो आपको बस इसमें इतना याद जरूर रखना है कि जो मुल्ला कमेटी है किस चीज़ से रिलेटेड है, जेल रिफॉर्म से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ स्टेप्स लिए भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेप्स अभी तक लिए ही नहीं गए हैं, प्रिजन को रिफॉर्म करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 लेकर आई है हमारी सरकार, जो कि मॉडल प्रिजन मैनुअल को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, जिससे कि प्रिजन्स को एडमिनिस्टर हम करेंगे, मैनेज करेंगे पूरी कंट्री भर में। अभी तक ये जो नई मैनुअल है इसको सिर्फ 11 स्टेट और यूटीज़ ने अडॉप्ट किया है। ओपन प्रिजन्स, यहाँ पर क्या बात की गई है, ओपन प्रिजन का एक पैनल इस्टेब्लिशमेंट है, पीनल इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पर प्रिजनर्स जो है वो अपनी सेंटेंस को सर्व तो करते हैं लेकिन उन पर जो सुपरविजन है वो मिनिमल रहता है, पेरीमीटर सिक्योरिटी रहती है, वो जेल में बंद नहीं रहते, खुला खुला रहता है, खुले में रहते हैं लेकिन उन पर स्क्रूटनी रहती है, ठीक है। ये मॉडल राजस्थान में अडॉप्ट किया गया है। अब कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं जिसको हम देखते हैं, जिसमें पहली जो न्यूज़ इन शॉर्ट है दैट इज़ व्हिप। व्हिप क्या होते हैं चलो जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है शिवसेना केस में, उसमें बेंच ने क्या कहा है, बेंच ने कहा है कि जो पावर है व्हिप को अपॉइंट करने की और एक लीडर को अपॉइंट करने की, ये पावर पॉलिटिकल पार्टी के पास में होती है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी के पास में, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा कि जो व्हिप को और लीडर को अपॉइंट करने की पावर है किसके पास में, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी के पास में होती है। ओके, की ऑब्जर्वेशंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें बताया कि व्हिप को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो स्पीकर जो है उसको व्हिप को रिकॉग्नाइज करना है, लीडर को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, जो कि अथोराइज होगा पॉलिटिकल पार्टी से। किस तरीके से कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक इंक्वायरी की जाएगी, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग जो है स्पीकर रिकॉग्नाइज करेंगे व्हिप को और लीडर को, ठीक है।
अब स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन को, कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है कि कौन पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा। हम देखते हैं कि 10th शेड्यूल जो है हमारा वो एंटी डिफेक्शन लॉ में बात करता है, तो उसमें स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई करेंगे किसी भी पर्सन को, किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की पावर स्पीकर के पास में है। फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एक गवर्नर के द्वारा, जब वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं जिससे उन्हें पता चले कि हाँ जो सरकार है इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है। फिर ठीक है, कॉन्फिडेंस की वोटिंग की जाती है, अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं तो वो सरकार जो है वो बदल जाती है, सरकार जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। इंडिया में व्हिप की बात करें तो व्हिप जो है वो रेफर होता है रिटन ऑर्डर्स टू मेंबर्स ऑफ अ पार्टी इन द हाउस, ठीक है, जो कि कुछ डायरेक्शंस देते हैं और उनको जो है व्हिप क्या होती है। तो इंडिया में व्हिप दो तरीके से हम मानते हैं, एक व्हिप है, व्हिप का मतलब है कि रिटन ऑर्डर है जो कि पार्टी के सभी मेंबर्स को मानना पड़ेगा, जो भी डायरेक्शन है वो माननी पड़ेंगी। दूसरा है कि पार्टीज़ के पास में एक व्हिप होते हैं, व्हिप क्या होते हैं, एक पर्सन होते हैं जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, वो व्हिप बनते हैं और उनकी बात को मानना पड़ेगा, वो जो डायरेक्शन देंगे वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हिप हमने समझा। नेक्स्ट है आर्टिकल 142, ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है, चलो जानते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जो हैं वो कहते हैं कि ये जो है डायरेक्टली ग्रांट कर सकते हैं डाइवोर्स को कपल्स जो कि अंडर आर्टिकल 142 है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कपल्स को डाइवोर्स दिलवा सकता है, ग्रांट कर सकता है आर्टिकल 142 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो है डायरेक्टली डाइवोर्स को ग्रांट करेगा ऐसे केसेस में जहाँ पर मैरिज जो है इरेटिवेबली ब्रोक डाउन हो चुकी है, डिस्पेंस हो गई है उस पीरियड में जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर प्रेस्क्राइब है, उसके उस टाइम पीरियड में अगर ये डिस्पेंस हो गई है तो डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 13B जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें कहा गया है कि फर्स्ट मोशन जो है वो डिवोर्स का, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों लोग चाहते हैं कि भैया हमें डिवोर्स चाहिए है और उन्होंने क्या करा है, पहला मोशन जो है वो फाइल कर दिया। उसके बाद पार्टीज़ को 6 महीने का वेट करना पड़ता है कि हाँ हमको अभी भी डिवोर्स चाहिए है, 6 महीने बाद वो फिर से फाइल करते हैं अपना केस कि हाँ हमें डिवोर्स अभी भी चाहिए है और फिर डिवोर्स मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि जो डिवोर्स है अगर इरेट्रेवेबल ब्रेकडाउन हुआ है मैरिज का तो वही राइट नहीं है, डिस्क्रिशन है और इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली डिवोर्स मिल सकता है। आर्टिकल 142 जो है इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि वो कंप्लीट जस्टिस करेगा पार्टीज़ के बीच में, अगर जहाँ पर लॉ या स्टैट्यूट जो है वो कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा, कंप्लीट जस्टिस करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि 142 के अंडर जो है ये डायरेक्टली डिवोर्स भी प्रोवाइड कर पाएंगे कपल्स को जो कि म्यूचुअली क्या चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं और जो कि डिस्क्रिशन के उस पर जो है वो हुई है, मैरिज जो डिसॉल्व हुई है, ठीक है। इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन अगर मैरिज का होता है तो मतलब अगर एक बार मैरिज ऐसी इस तरीके से टूट गई कि अब दोबारा उसमें कुछ भी हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ भी सुधार हो ही नहीं सकता, दो लोग साथ में रह ही नहीं सकते किसी भी हालत में, तो डायरेक्ट डिवोर्स यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो पावर्स 142 के अंडर जो पावर्स हैं वो स्वीपिंग है नेचर में, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप अपना बढ़ाया है। प्रेमचंद गर्ग केस में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो पावर्स हैं वो काउंटर करते हुए नजर आए। फिर है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में क्या किया है, जो हाईलाइट किया है 142 आर्टिकल का स्कोप, ठीक है, जिसमें कहा कि विक्टिम्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो पावर्स जो है आर्टिकल 142 के अंडर ये सप्लीमेंट्री हैं और ये ओवरराइड, किसी भी लॉ को ओवरराइड करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती, ऐसा सामने आया था। आर्टिकल 142 का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है क्योंकि ये स्वीपिंग नेचर में है, ठीक है, आर्बिट्रेरी पावर्स लगती हैं, फिर इनमें कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट जस्टिस क्या होगा, क्या होता है कंप्लीट जस्टिस, ये किसी को नहीं पता। फिर वायलेशन होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। नेक्स्ट हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इसकी इंडिपेंडेंसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने पिछले मंथ जो है
अप्रैल मंथ की जो मैगजीन थी उसमें बहुत ही डिटेल से बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था और वो क्या होता है उसमें हमने देखा। तो आज क्या है, इस वाली जो मैगजीन में बात करी गई, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट दे रहे थे किसमें, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में। इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कुछ प्रिंसिपल्स को जो कि जुडिशरी के कंसर्न में है, जैसे कि इंडिपेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है ये वैसा ही इक्वल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का जैसा कि हम रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। ठीक है, जुडिशल इंडिपेंडेंसी और एक्सेस टू जस्टिस जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करता है कि पार्ट थर्ड जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए चाहिए जुडिशियल इंडिपेंडेंसी और एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विसेज कंडीशंस डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इंटीग्रेशन की भी बात करी जाती है। सेपरेशन ऑफ पावर पर भी इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स है जुडिशरी के, उनको सेपरेटली हमें ट्रीट करना चाहिए स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स के स्टाफ के जैसा ही ऑफिसर्स नहीं होते जुडिशरी के, उनको हमें अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डेजिग्नेशन या सर्विस कंडीशंस में। एक यूनिफाइड जुडिशरी जो है वो होती है जहाँ पर सर्विसेज कंडीशन जजेस की एक स्टेट की दूसरे स्टेट के जज के जैसी ही होती है। फिर है कि कोर्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक सिंगल डे में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है लगभग 11 लाख केसेस को देखती है, तो कोई छोटी बात नहीं है ये। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट के। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ज्यूरिसडिक्शन, नॉमेनक्लेचर जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के वो स्टेट्स करती हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी ये अलग भी हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की वो गवर्नर के द्वारा करी जाती है स्टेट में हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाई कोर्ट, इसके अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट। तो इसमें सिविल साइड अलग होती है, क्रिमिनल साइड अलग होती है। जो सिविल केसेस को हैंडल करते हैं वो है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट और उसके अंडर आते हैं मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनको देखने के लिए है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट है रिक्यूजल बाय जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट जज ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो खुद को रिक्यूज़ नहीं करेंगे किसी एक जो प्ली है फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर की प्ली को सुनने के लिए खुद को वो रिक्यूज़ नहीं करेंगे। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जज ने रिफ्यूज़ किया है। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट का तो जज जो है खुद को विड्रॉ कर सकते हैं किसी केस को जिससे कि वो बाइस्ड ना रहें और इसी को रिक्यूज़ल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो माने जाते हैं जैसे कि नेमो जुडिक्स इन सुआ कौसा, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो खुद का जज अपने केस में खुद का जज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि जस्टिस जो है वो उसी के ना केवल कर वो जो जस्टिस जो है बल्कि ना केवल वो करना है बल्कि वो होता हुआ दिखे भी। ठीक है, इंडिया में कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है गवर्निंग करने के लिए कि रिक्यूजल कैसे होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि रिक्यूज जो है वो उसका डिसीजन किसके पास में रहता है, तो उसी जज के पास में रहता है कि वो उस केस को सुनना चाहता है या फिर उस केस से खुद को हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रिक्यूजल पे क्या क्या है, तो एक रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइकलीहुड ऑफ बाइस हो सकता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट है वो किस पर बेस्ड है कि हमको क्या करना है, जो पार्टी है इन्वॉल्व उनकी हमें एप्रीहेंशन को समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ किस तरीके से किस चीज़ को समझेंगी और इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि लाइकलीहुड ऑफ बाइस है या नहीं है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल बाइस को डिफाइन करते हुए कहा ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन है केस के लिए। ठीक है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं अरे ये लोग अच्छा इसमें तो ये पार्टी जीतेगी, ये केस तो सिंपल है, इसमें तो ये जीतेगा, तो ये हमने पहले से ही देख लिया, किसी को अपराधी पहले से ही मान लिया, तो ये होता है बायसनेस। अब रिक्यूजल्स कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, तो एक ऑटोमेटिक होता है, एक जो पार्टी जो प्ली करती है कि रिक्यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है ई गवर्न्ड स्टेट। तो केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि फुल्ली ई गवर्न्ड है। ठीक है, ये इसने हर चीज़ को डिजिटाइज कर दिया है, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया है जिससे कि ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हम सिटीजन तक पहुंचा पाएँ। ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए गवर्नेंस को कर रहे हैं। अब केरला के इनिशिएटिव्स की बात करें तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि सिटीजन का राइट उसने
बना दिया कि इंटरनेट सबके पास में हो, ये उनका हक है, ठीक है। ई-सेवनम ये सिंगल पोर्टल है जिसमें 900 पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट आई है हमारी एक इंडेक्स, दैट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, जिसमें हमारी रैंक और भी कम हो गई है। रैंक हमारी है 161। 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है जिसमें हमारी रैंक जो है वो 161 हो गई है। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो हैं वो टॉप 3 पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, बात की जाए कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको कौन रिलीज़ करता है, तो इसको रिलीज़ किया जाता है पेरिस के द्वारा। एक पेरिस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये एक एनजीओ है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बात करता है, तो यही एनजीओ ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है। पब्लिश होती है ये रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को होता है। यहाँ पर इवेलुएशन होता है 5 कंटेक्चुअल इंडिकेटर्स को देखते हुए कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाता है, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट और सेफ्टी के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है जिसमें वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को कंप्लाई करना है जो जजमेंट है अनुराधा भसीन केस का, ठीक है। तो अनुराधा भसीन केस में जो भी जजमेंट है उसको कंप्लाई करना है सरकार को। अनुराधा भसीन केस क्या है, तो अनुराधा भसीन केस 2020 में हुआ। यहाँ पर कहा गया कि जो सस्पेंशन है मोबाइल का, लैंडलाइन का और जो इंटरनेट सर्विसेज का जम्मू कश्मीर में रिवोकेशन जब हुआ 370 का आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ था, उस टाइम पर ये जो हुआ है इंटरनेट ख़त्म कर दिया गया, बंद करा गया है जम्मू कश्मीर में, वो चैलेंज की गई थी। रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी मूवमेंट में उसको चैलेंज किया गया था। की गाइडलाइंस क्या हैं अनुराधा भसीन केस में जो की इशू की गई हैं, तो इसमें कहा गया है कि एक ऑर्डर जो है जिसमें इंटरनेट सर्विसेज को इंडेफिनेटली पीरियड के लिए अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो ये तो परमिसिबल ही नहीं है, ये ऑर्डर दे ही नहीं सकते अंडर दी टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल 2017। तो ये चीज़ परमिट ही नहीं है, सस्पेंशन सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए ही हो सकता है। कोई भी ऑर्डर है जो कि इंटरनेट को सस्पेंड करता है तो वो ऑर्डर सिर्फ सस्पेंशन रूल्स के अंडर ही इशू किए जाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मानना होगा। नेसेसरी ड्यूरेशन के अलावा ये बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होंगे। कोई ऑर्डर है जो कि इंटरनेट को सस्पेंड करता है अंडर दी सस्पेंशन रूल्स तो वो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है थ्रू इंटरनेट, ये आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इंटरनेट शटडाउन जो है काफ़ी हम देखते हैं कि कहीं पर भी जरा सी भी दंगा होता है, हिंसा होती है तो इंटरनेट पर सबसे पहले गाज गिर जाती है, भाई इंटरनेट को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन को लेकर क्या प्रोविज़न है हमारी इंडिया में, चलो जानते हैं। तो अगर अभी हम बात करें सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं ये गवर्न होती हैं टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंडर, ठीक है। ये 2017 के रूल्स हैं, ये कहते हैं टेम्पररी शटडाउन जो हैं ये हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक बार में 15 दिन के लिए शटडाउन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो अभी हुआ ये है कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट जो है वो मॉनिटर की जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्या है नार्को टेस्ट में क्या होता है कि सोडियम पेंटोथल, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिसको हम ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं, ये एक पर्सन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इससे होता ये है कि जो पर्सन है जिसके अंदर सोडियम पेंटोथल पहुंच गया है, अब क्या होगा उस पर्सन की सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो लो हो जाएगी, जिससे कि वो किसी भी जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा, वो उसमें झूठ बोलने की कैपेसिटी नहीं रहती है, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। अभी जो टेस्ट ये परफॉर्म किया जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, गाइडेंस में, एक इन्वेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा कि जो नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये कोई भी पर्सन जो जिसके किसी भी पर्सन का हम कंडक्ट नहीं करा सकते बिना उसके कंसेंट के। फिर जजमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को व्यू में रखकर दिया गया है। आर्टिकल 20 जो है हमारा, उसमें बताया कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। इसमें बोला जाता है कि हम खुद के गवाह खुद नहीं बन सकते, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम खुद के गवाह खुद नहीं बन सकते, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पर कहा गया है कि राइट अगेंस्ट क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों आर्टिकल जो है ये
फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी के मुताबिक यहाँ पर बोला गया है कि कोई पर्सन जो है बिना, अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो उसकी कंसेंट के बिना हम ये टेस्ट नहीं करवा सकते। जो खुद से ही बोलते हैं कि हमारी टेस्ट हो जाए, हाँ हम ये टेस्ट से बिल्कुल भी कोई हम अपोज नहीं करते हैं, हम सहमत है ये टेस्ट होना चाहिए, तो उनका टेस्ट होता है। नार्को एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मटेरियल यहाँ से मिलती है उससे हम क्या करते हैं कि हम और टेस्ट करवा पाते हैं और ज़्यादा हम क्या कर पाते हैं आगे, और जो भी हमें जांच पड़ताल करनी है वो हो जाती है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये अनदर फॉर्म है जिसमें हम साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में हम किसी की बॉडी में कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम बीपी को मेजर कर लेते हैं, पल्स रेट देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं कि उसको कितना पसीना आ रहा है, ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है उस पर्सन का। जब उससे कुछ पूछा जा रहा है तो आंसर देने में उसके साथ ये क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको हम मेंशन करते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है ये P300 मैप टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हम मैपिंग करते हैं ब्रेन एक्टिविटी की, साइकोलॉजिकल बिहेवियर नहीं देखते, ब्रेन की एक्टिविटी को मैप करते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं न्यूरो इमेजिंग करते हैं। इसी के साथ में हमने जो पॉलिटी के करंट अफेयर है उसको कवर किया है। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी के अपने करंट अफेयर्स की तरफ। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में हमारा जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, चर्चा में रहा, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। देखो सिक्योरिटी जब भी पढ़ते हैं ना तो हमें टेररिज्म तो पढ़ना पड़ता ही है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिज्म ही है सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के बैठा हुआ है। चलो इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, क्यों है चर्चा में? तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने SCO की एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें टेररिज्म को एलिमिनेट करना है, और वो जो भी पर्सन है, जो भी जैसे भी इंस्टीट्यूशन जो भी हैं जो टेररिज्म को अगर हेल्प कर रहे हैं ना, एड कर रहे हैं उसको, तो हमें उनको भी पकड़ना है। ठीक है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना है। और बात अगर हम करें तो इंडिया का एक नेशनल कमिटमेंट है कि हमको टेररिज्म से लड़ना है, इसके हर एक फॉर्म में इसको ख़त्म करना है, टेररिज्म को जड़ से मिटाकर रख देना है, ऐसा हमारा नेशनल कमिटमेंट है। लेकिन टेररिज्म जो है अपने नेचर एप्लीकेशन जो है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्ट है। सिर्फ एक इंडिया बोले कि भाई इंडिया बोल रही है कि टेररिज्म ख़त्म करें तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टेररिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है, टेररिज्म तो इंटरनेशनल इशू है। तो जब इंटरनेशनल इशू है मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलकर इसको ख़त्म करना होगा, तब ये टेररिज्म ख़त्म हो पाएगा। इसीलिए इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करती है, जिससे कि इंडिया बोलती है कि हमें टेररिज्म के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है। ठीक है, और ग्लोबली हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है। अब आप बोलेंगे मैम इतनी देर से आप टेररिज्म बोल रहे हो, बट यार ये टेररिज्म होता क्या है? तो जानते हैं कि टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म एक फोर्सफुल और अनलॉफुल मेथड है जिसमें हम अपनी गोल को अचीव करना चाहते हैं, डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं, और इसमें हम फोर्स लगाते हैं, अनलॉफुल तरीक़ों से हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। अब इनका गोल क्या होता है? इनका गोल ये नहीं होता है कि इनको UPSC क्रैक करना है, नहीं, ऐसा गोल इनका होता ही नहीं। इनका गोल होता है लोगों के बीच में टेरर को फिट कर दें, लोगों के बीच में क्या करना है, उनके अंदर डर को बैठाल देना है। ठीक है, बहुत सारी मारकाट मचा देनी है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन उनको उखाड़ फेंकना है, सरकार बदल देनी है, इस तरीके की कुछ ऊट पटांग चीज़ें इनके गोल होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये रिलीजन को लेकर भी टेररिज्म फैलाते हैं। ब्रॉड सेंस से बात करें तो टेररिज्म क्या है? एंटीथीसिस है इंडिपेंडेंस की। ठीक है, अच्छा जी, फैक्टर्स जिसकी वजह से टेररिज्म होता है, तो आइडियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जैसे रेडिकल आइडियोलॉजी है जिसमें अब रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स आते हैं। जैसे कि टेररिज्म में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं भैया कोई भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे, और कुछ हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके मतलब किसी भी रिलीजन को लेकर वो क्या कर रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी बना ली कि जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सबको मुसलमान बना दो, जितने भी लोग हैं उनको एक रिलीजन में कन्वर्ट कर दो। इस तरीके की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उससे टेररिज्म फैलता है। ठीक है, दूसरा क्या? एथनो नेशनलिज्म और सेपरेटिज्म। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग जैसे हैं वो अगर ये डिमांड करने लगे कि हमें अपना अलग देश बनाना है, हमें अपने जैसे लोग ही सब रखने हैं, ठीक है, अपनी जाति के लोग ही रखने हैं या अपने रंग के लोग ही रखने हैं, तो वो क्या होता है, ये भी एक रीज़न बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन से क्या टेररिस्ट जो है उनकी रीच हर जगह पहुंच गई है, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ये सब उन्हें मिल गया है, फंड मिल गए हैं, तो इससे और ज़्यादा फैल रहा है टेररिज्म। टेररिज्म एक फॉरेन पॉलिसी की तरह भी यूज़ हो रही है, ठीक है, वॉर का ऑल्टरनेटिव बना दिया गया है, ठीक, तो इस वजह से टेररिज्म भी फैल रहा है। पुअर सोसाइटीज़ हैं जिनका स्टेट स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। इंटरनेशनल इनजस्टिस हो रहा है अगर, तो उस वजह से भी ये फीलिंग जो है रिवेंज की फीलिंग आ जाती है और कहीं ना कहीं ये टेररिज्म का रूप ले लेती है। अच्छा, ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं काउंटर करने के लिए टेररिज्म को? तो यूएन की एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है 2006 में ये अपनाई गई, जिसमें नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल एफर्ट्स हम करेंगे और ये जो टेररिज्म है इसको ख़त्म कर देंगे। 4 पिलर है इसके। एक है कि मेजर, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं कि जो टेररिज्म इसकी स्प्रेड को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे टेररिज्म को, और स्टेट की कैपेसिटी इतनी रखेंगे टेररिज्म से फाइट कर पाए और ह्यूमन राइट्स जो है ये हर जगह रहे, उसको रिस्पेक्ट मिले, ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूएनएससी का काउंटर टेररिज्म कमेटी बनाई गई है, जिसको ये काम दिया गया है कि रिजोल्यूशन 1373 है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये रिजोल्यूशन क्या करता है, ये कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करता है कि उनको क्या करना है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है, घर पर, रीजन में और वर्ल्ड में। फिर है काउंटर टेररिज्म ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। ये एक इनफॉर्मल अपॉलिटिकल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है ओपन डिस्कशंस, कि आप आएँ, बातचीत करें और कोई इशू जो है ये टेररिज्म का, इसके कोई सोल्यूशंस निकालें। नेक्स्ट है यूएन काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव है यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का, जो कि मेंबर स्टेट्स को हेल्प करता है कि वो कैपेसिटीज़ अपनी बिल्ड करेंगे जिससे डिटेक्ट और काउंटर कर पाएँ टेररिस्ट को, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग से बचाती है पूरी दुनिया को। एससीओ का है रेट्स, ये क्या करता है, ये कॉपरेशन बिल्ड करता है इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स पे, जिससे कि टेररिज्म को हम काउंटर कर पाएँ। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये क्या करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है कि कैसे टेररिज्म का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ रहे हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका इंटेंशन है कि क्रिमिनलाइज कर देगा वो सारे इंटरनेशनल टेररिज्म को और सेफ हेवन्स को डिनाइल कर देगा, फंड नहीं प्रोवाइड होने देगा और टेररिस्ट जो है उनको ना आर्म्स पहुंचने देगा, ठीक है। इसको इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। अब हम बात करें अगर चैलेंजेस की, तो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि काउंटर करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म को? तो काउंटर करने के लिए जो हम इंटरनेशनल टेररिज्म को काउंटर करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो पहली चीज़ की टेररिज्म की डेफिनेशन जो है वो ही डिफाइन नहीं है। कोई चीज़ जो है, कोई लोग बोल रहा है ये टेररिज्म में ये एक्टिविटी आएगी, दूसरा देश वाला नहीं आई, इस वजह से जो है ढंग से काम हो नहीं पाता। नेक्स्ट है कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई लॉ नहीं है जो टेररिज्म को इस तरीके से काउंटर कर पाए। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इनएडिक्वेट डोमेस्टिक कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, ठीक है। नेशनल क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल टेररिस्ट क्राइम्स को हम डाल देते हैं, ठीक है, और ये इफेक्टिव नहीं रहता। जितने भी हम काम कर रहे हैं, जितनी ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो सब इफेक्टिव नहीं है इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और काम करने की ज़रूरत है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिविक फ्रीडम 2019 का जो ह्यूमन राइट काउंसिल रिपोर्ट है वो कह रहा है कि कैसे काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं जो सोसाइटी है, सिविल लोग हैं, उनकी फ्रीडम पर। टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, अलग अलग जगह से अलग अलग फॉर्म में टेररिज्म फाइनेंसिंग हो जाती है और उनको पैसा मिल जाता है और टेररिस्ट जो है अपना काम कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं इंडिया के द्वारा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो हमारे इंडिया में एक UAPA एक्ट है जो कि हर दिन चर्चा में बना ही रहता है। फिर NIA को इस्टेब्लिश किया गया है इस टेररिज्म को फाइट बैक करने के लिए। नेट ग्रिड लेकर आए हैं हम, और साथ ही साथ में हमने क्या किया, 2 नए डिवीज़न बना दिए हैं, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीज़न है, दूसरा साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन, ठीक है। अच्छा, वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो स्टेट की कैपेसिटी को बढ़ाओ जिससे कि टेररिज्म को हम कम्बैट कर पाएँ। उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है, जो गैप्स देखने को मिल रहे हैं उसको हमें फिल करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑपरेशन करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा करना है, फोकस करना है कि रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से स्टेट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो भी नॉर्म्स है इंटरनेशनल लेवल पर वो हमें फॉलो करनी है। ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रक ट्रैफिकिंग, इनको भी जो है वो भी हमें एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रोकना है। कोहेरेंस और एफिशिएंसी बढ़ानी है टेक्निकल लेवल पर। नेक्स्ट है इंटीग्रेट करना है जेंडर
को इनटू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो बीम एंड पीस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के एजेंडाज जो हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है। वीमेन और गर्ल्स जो है ये सबसे ज़्यादा टेररिज्म के विक्टिम्स बनते हैं। वीमेन परपिट्रेटर, फैसिलिटेटर, सपोर्टर भी निकल कर आ रहे हैं टेररिज्म में। वीमेन एजेंट की तरह भी काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो इन सब पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन होता रहे ह्यूमन राइट्स का, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हैं ये टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने में कहीं ये ना दब जाए कहीं, हमें ये भी ध्यान रखना है। पब्लिक को अवेयर करो और कॉपरेशन जो है वो लेते रहो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ड्रग मीनेस इन इंडिया। अच्छा जी, क्यों है चर्चा में एकदम से ये ड्रग मीनेस? तो अभी क्या हुआ है, 2500 किलो की ड्रग्स जो हैं वो सीज करी गई है केरला कोस्ट पे। एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी के द्वारा, और फिर 2500 किलो की ये जो ड्रग है ये सीज की गई है। अच्छा जी, और हम बात करें तो एनसीबी ने इसको अभी तक का लार्जेस्ट सीजर भी बोला है। और इसमें क्या कौन सी ड्रग है, ये है मीथेम्फेटामाइन, ठीक है, मीथेम्फेटामाइन। सीजर जो है ये ऑपरेशन समदुर्ग गुप्त, जो समदुर्ग गुप्त है इस ऑपरेशन के अंडर ये सीजर हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ड्रग मीनेस, अब ये पहले तो ऑपरेशन की बात करूँ। ये ऑपरेशन जो है समुद्रगुप्त, ये क्या है? तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है, इसको लॉन्च किया गया है, एनसीबी ने लॉन्च किया था जनवरी 22 में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि काउंट्राबैंड लगा रहे हैं। जो भी मैरीन चैनल से इंडिया में आ रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इंडिया को हम ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं 2047 तक, ठीक है। अब ये ड्रग मीनेस आखिर क्यों है इंडिया में, इतना ये ड्रग के केसेस हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज़ है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। इंडिया जो है ना, इस चीज़ को आप समझे तो आपको समझ आएगा कि क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि देखो, हमारी अगर हम इंडिया देखें तो ये हमारी इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ठीक। अब ये कैसी जगह में फंसी हुई है, ये है गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंसी हुई है। दो जो जगह दिख रही है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रग के लिए फेमस जगह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वो प्रोड्यूस होती है, यूज़ होती है, और उसका बहुत ज़्यादा ट्रेड व्रेड भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया बीच में फंस जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मान लो ड्रग वाले लोग यहाँ पर भी है, तो अब ये लोग इधर जाएंगे, ये लोग इधर जाएंगे, तो बीच में इंडिया भी आएगी ना, तो इंडिया से ही तो गुजर के जाएंगे। इस वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा मीनेस देखने को मिलता है। खैर ये तो बात है ही है, लेकिन आपको इसमें याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं आती हैं। तो गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो इसमें ईरान आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो बर्मा, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी रूट्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ज़्यादातर होती है। लगभग 70% जितनी भी जो ट्रैफिकिंग है वो इसी से, इन्हीं बेस से होती है। और एक तरफ हमारी इंडिया में इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, बीच में इंडिया है। तो अगर जो ड्रग ट्रैफिकिंग इन दोनों वजह से हो रही, इन दोनों रूट से हो रही, तो इसमें बीच में इंडिया भी आ जाता है। तो वही चीज़ फिर से हमें सामने को देखने को मिली। फिर कोरियर्स, पोस्टल सर्विसेज का यूज़ हो रहा है ड्रग को स्मगल करने के लिए। अगर हम बात करें, लगभग 2020 में 300% ये यूज़ बढ़ा था और 200% बढ़ा है 2021 में, ठीक है। नार्को टेरर एंगल है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में आईएसआई के साथ में, वो एक्टिवली परसू कर रहे हैं ड्रग्स को लैंड और सी बॉर्डर से, ठीक है। फिर पोरस बॉर्डर्स हैं कई सारे, जैसे नेपाल का बॉर्डर है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है, ये ओपन बॉर्डर है, तो हो सकता है कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर ड्रग जो है ड्रग के साथ में भी आ जा सकते हैं, ठीक है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे हम देखते हैं कि कई सारी ट्रैफिकिंग होती हुई नज़र आती है। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है, ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, जिससे कि ड्रग्स और वेपन्स जो हैं ये सप्लाई हो पा रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट हो जा रहा है, जिसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। डिमांड हो रहा है इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत कंट्रास्ट हो रहे हैं। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ पैसा बहुत ईजिली अवेलेबल हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ड्रग है इसका यूज़ बढ़ जा रहा है। चैलेंजेस क्या है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो फेस करते हैं उनके सामने, तो ये है कि इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है नहीं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती नहीं, इन्फॉर्मेशन इतनी शेयर हो नहीं पा रही है, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उन पर हम फोकस ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं इसको टैकल करने के लिए? तो 3 pronged अप्रोच जो ली गई है। पहला, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को हमें स्ट्रेंथन करना है। जितनी भी एजेंसीज हैं नारकोटिक्स के कंट्रोल करने के लिए, वो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ करें और लोगों को अवेयर करें। फिर है NDPS
एक्ट जो हमारा 1985 का है, ये मेजर एक्ट है जो कि ये ड्रग्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करता है। इसमें बताया गया है कि जो ऑफेंसेस हैं कि किस तरीके से जो इलिसिट अगर ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग की तो उसमें ऑफेंसेस भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसमें जेल भी हो सकती है और प्रॉपर्टी के फॉरफीचर भी हो सकता है। फिर जॉइंट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिससे कि हम कोऑर्डिनेशन कर सकें जो ये ड्रग्स से रिलेटेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में। फिर कोऑपरेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जैसे कि कोस्ट गार्ड, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये सब सिनर्जी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी कैपेसिटी को और बढ़ाना है हमको। ठीक है, लॉन्च करना है निदान पोर्टल क्या है, तो ये अपने तरीके का एक ऐसा अकेला पोर्टल है जो कि नारकोटिक्स जो कि अरेस्ट की गई है, अरेस्टेड नारकोटिक ऑफेंडर्स हैं उनकी डेटाबेस को ये तैयार करता है। अब हम बात करते हैं एनसीबी की। तो एनसीबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, इस्टेब्लिश हुई 1986 में अंडर द एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करती है अलग अलग ऑफिस के बीच में, ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करती है, साथ ही साथ में जितनी भी ड्रग्स से रिलेटेड काम है, जितनी भी सर्च करनी है तो वो एनसीबी ही करती है। दूसरी इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान है, ड्रग डिमांड रिडक्शन को हमें करना है, 18 से 25 तक चलेगा। नशा मुक्त भारत कैंपेन भी चलाई जाती है। मैप ड्रग्स एक मोबाइल ऐप है जो कि हेल्प करता है इलीगल फार्मिंग अगर कहीं हो रही है ड्रग की उसको। इंडिया सिग्नेटरी है यूएन ट्रीटीज़ की जो कि ड्रग से फाइट करती हैं, जैसे कि यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स 1988। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें, तो हम इंटेलिजेंसी को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है किसी के पास में तो वो शेयर करें उस चीज़ को। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है उनको और बढ़ाना है, साथ ही साथ में अगर किसी के पास में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे वो हेल्प हो पा रही है तो उसको भी वो शेयर कर दे। ठीक है, कहाँ से सप्लाई हो रही है ना उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि भाई जहाँ से सप्लाई हो रही है उसी चीज़ को ख़त्म कर दे। सप्लाई नहीं है तो फिर डिमांड कितनी भी होती रहे, जब सप्लाई नहीं है तो नहीं होगा, फिर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्रिएशन करें अवेयरनेस को लोगों के बीच में और पनिशमेंट और बढ़ाएं। ठीक है, इतनी पनिशमेंट कर दें कि लोग पनिशमेंट के नाम से ही डर जाएं। और उसके बाद में फिर इसमें हम देखेंगे कुछ कमियां देखने को मिली हैं। अच्छा, साइकेडेलिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनको हॉल्यूसिनोजेंस भी बोलते हैं। ये क्या है कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि परसेप्शन को चेंज करते हैं, मूड को हमारे चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सारे सेंसेस पे अफेक्ट करते हैं हमारी सोच, जो है उस टाइम पर हमें समय समझ नहीं आता, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे इमोशंस भी बदल जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ लोग हैं वो बैठे बैठे एकदम से रोने लगते हैं, कभी अगर ये ड्रग व्रग लेकर बैठे हैं तो रोने लग रहे हैं, कभी कुछ नहीं है नॉर्मल बैठे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये उनके साथ ये ड्रग करती है। साइकेडेलिक्स जो है ये सारे सेंसेस को अफेक्ट कर रही है, साथ ही साथ में पर्सन को हेलुसिनेट भी करवा सकती है। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें जो हमें कभी होती हुई नहीं है वो चीज़ भी हम क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो हेलुसिनेशन भी होने लगती है। लेकिन हाँ, ये जो साइकेडेलिक्स हैं ये नॉन एडिक्टिव हैं, इनकी लत नहीं लगती और ये जहरीले भी नहीं होते। बहुत तरीके के साइकेडेलिक्स होते हैं, कुछ नेचुरली हमें मिलते हैं ट्रीज़ में, वाइन्स में, सीड्स में, फंजाई में, लीव्स में। फिर है सीलोसाइबिन या इसको हम मैजिक मशरूम भी बोलते हैं, नेचुरली अकर करते हैं और अगर हम इनको कंज्यूम कर लें तो इनसे जो हेलुसिनेशन है वो भी होने लगती है। मशरूम्स में क्या होता है, सीलोसाइबिन है जो कि छोटा होता है और ये ब्राउन कलर के होते हैं, फिर टैन होते हैं ये। ठीक है, मशरूम जिनमें सीलोसाइबिन होता है ये ब्राउन कलर के होंगे और छोटे होंगे। वाइल्ड में लोग मशरूम को मिस्टेक कर लेते हैं कि ये मशरूम समझ के इसको खा लेते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये खा लें तो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरली अकरिंग साइकेडेलिक्स कौन कौन सी है, तो मिसैक्लिन है और मिस्केलिन है और है आपकी एंड डी मिथाइल ट्रैपेटामाइन। ठीक है, तो ये दो बहुत कॉमनली यूज्ड ये ड्रग्स हैं। फिर रिसर्चर्स ने सिंथेटिक साइकेडेलिक्स भी बनाई हैं। अभी जो हमारे एनडीपीएस एक्ट 1985 में साइकेडेलिक सब्सटेंसेस का यूज़ भी प्रोहिबिटेड है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स की। तो इसमें पहला है थर्मोबैरिक बॉम्ब। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है उसने अक्यूज़ किया है म्यांमार की मिलिट्री को कि म्यांमार की मिलिट्री ने थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज़ किया है, ऐसा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इन पर। पता नहीं क्या चीज़ सच क्या नहीं, बट ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप का एक्यूजन ज़रूर है। थर्मोबैरिक बॉम्ब होता क्या है, तो ये इसमें क्या होता है, फ्यूल कंटेनर होता है जिसमें दो सेपरेट एक्सप्लोजिव चार्जेस होते हैं। जब ये टारगेट को हिट करता है तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज जो है वो खोल देता है कंटेनर को और फिर फ्यूल है वो
क्लाउड में मिक्स हो जाता है। क्लाउड मिक्सचर को जैसे ये क्या करता है, क्लाउड की तरीके से फ्यूल स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। फिर सेकेंड चार्ज होता है जो क्या करता है, क्लाउड को डिटोन कर देता है और इससे ह्यूज फायरबॉल बन जाती है, मासिव ब्लास्ट हो जाता है। और एक वैक्यूम होता है जो कि सारी सराउंडिंग की ऑक्सीजन को सक कर लेता है। समझ में आया? दो इसमें क्या है, दो इसमें है कंटेनर्स, ठीक है। दो सेपरेट चार्जेस हैं, एक खुलता है और वो बादल से बना देता है, फिर वो बादल से उससे आग लग जाती है, फायरवॉल बनता है। इससे क्या होता है कि जो वैक्यूम बनता है और सारे आसपास की ऑक्सीजन को ये सक कर लेता है। और ऐसी चीज़ को, ऐसे इस तरीके के बम को यूज़ करने में कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि इसको रोकता हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा खोरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान ने लॉन्च की है ये मिसाइल जो कि 4th जनरेशन की है, लिक्विड फ्यूल्ड है, ठीक है। इसको हम खैबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये खोरम शहर जो है ये ईरान की एक सिटी है, उसके नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। खैबर क्या है, ये एक जूइश फोर्ट्रेस था जो कि मुस्लिम्स ने जीत लिया था 7th सेंचुरी में। तो खोरम शहर 4 जो है ये 2000 किलोमीटर की रेंज की एक 1500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ में बनी हुई मिसाइल है। ये मॉडल है जो नॉर्थ कोरिया की मुसूदन बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी के तरीके से इसको बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज़ करते हुए न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड को टारगेट तक पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। तो तारिणी जो है ये इंडिया में आ गई है, अपना ट्रांस ओशन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज को इसने अब कंप्लीट किया है। 188 डेज की ये जल यात्रा पर गई थी, गोवा से रियो डी जेनेरियो, केप टाउन से होते होते गई थी और वापस भी आ गई है। ये रन अप टूवर्ड्स द नेवीज नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट जो है जिसमें वीमन को सरकम नेविगेट द ग्लोब करने के लिए भेज रहे हैं और उसी का एक पार्ट है। मतलब हम वीमन को क्या करेंगे, भेजेंगे और वो ग्लोब का चक्कर काट कर आएंगे थ्रू वाटर, ठीक है। जो हमारा ये तारिणी है ये पहले जाना जाता था नाविका सागर परिक्रमा के लिए। 2017 में इन्होंने एक्सपीडिशन की थी जो कि ऑल वुमन क्रू थी। एक्सरसाइजेज जो भी न्यूज़ में है इसमें समुद्र शक्ति 23, ठीक है, ये इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज है। जल राहत, ये फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि जॉइंटली इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल और नेशनल और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पुलिस ने करी है। और कहाँ करी गई है ये, हगराम ब्रिज जो कि मानस रिवर असम में है। नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति 2023। तो ये कंडक्ट की है सप्त शक्ति कमांड ने इंडियन आर्मी के वेस्टर्न बॉर्डर्स में हुई है, ये राजस्थान और पंजाब के। मैरीटाइम एक्सरसाइज है अल मोहिद अल हिंदी 23। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में। नेक्स्ट है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। रिसेंटली इसका इनॉग्रल हुआ है, ठीक है। अभी कहाँ हुई, ये हार्बर फेज जो है इस एक्सरसाइज का वो चंगी नेवल बेस में हुआ है, सिंगापुर की नेवी का नेवल बेस है। और सी फेज जो है ये साउथ चाइना सी में हो रहा है। इंडिया से किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, तो INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया है जो कि एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS सतपुड़ा जो कि स्टील फ्रिगेट है। और P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसका एम ये है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना है, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और कॉन्फिडेंस जो है आसियान और इंडियन नेवीज के बीच में बढ़ाना है। इसी के साथ में आज हमने पॉलिटी और सिक्योरिटी के जितने भी करंट अफेयर्स थे मई मंथ के वो कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको समझ आए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।